बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, इससे पहले आप इस कहानी की 8 हिस्सा सुन चुके हैं और अब किस नंबर 9 मुलाहिज़ा फरमाएं। क्या मैं इस वक्त नागराज की कैद में हूँ? लेकिन इस ख्याल को मैंने फौरन ही ज़हन से झटक दिया। नागराज की कैद में मुझे इस तरह आरामदेह बिस्तर पर नहीं लेटाया जा सकता था। उसके कई आदमी मेरे हाथों मारे गए थे। वो मेरे जिस्म का जोड़ जोड़ तो अलग कर सकते थे, लेकिन ऐसी कोई आसाइश मुहैया नहीं कर सकते थे। फिर ये कौन सी जगह है और मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? मेरा हल खुश्क हो रहा था। मैंने मेज पर रखे हुए गिलास की तरफ देखा और अपने आप को जरा सा ऊपर उठाकर गिलास की तरफ हाथ बढ़ाया। एक और सनसनीखेज इंकिशाफ हुआ। कंबलों के नीचे मेरे जिस्म पर लिबास नाम की कोई चीज नहीं थी। इस तरह हरकत करने से बाजू में टेसी उठने लगी। मैंने कंबल उठाकर बाजू की तरफ देखा। साफ सुथरी पट्टी बंधी हुई थी जिस पर एक तरफ खून का हल्का सा धब्बा भी नजर आ रहा था। मेरा जहन बुरी तरह उलझ गया। वो कौन नेक दिल था जिसे मुझसे इस कदर हमदर्दी हो गई थी? मेरा जिस्म बुखार में फनक रहा था। प्यास की शिद्दत बढ़ती जा रही थी। हल्क में जैसे कांटे पड़ने लगे थे। मैंने अपने आप को चारपाई पर जरा सा ऊपर खींचा और तपाई पर रखा वो गिलास उठाने की कोशिश करने लगा। गिलास पूरी तरह मेरी गिरफ्त में नहीं आ सका। उंगलियों से फिसलकर मेज पर गिरा और लुढ़कता हुआ फर्श पर गिरकर एक छन्नाके की आवाज से टूट गया। उसके साथ ही मेरे दिमाग में सनसनाहट होने लगी। अनजाने से खौफ की एक लहर पूरे जिस्म में फैलती चली गई। मैं दहशत ज़दा सी नजरों से भिड़े हुए दरवाजे की तरफ देखने लगा। चंद सेकंड गुजर गए। बाहर कदमों की हल्की सी चाप सुनाई दी और फिर दरवाजा खुल गया। मेरा ख्याल था खौफनाक शक्ल वाला कोई आदमी अंदर आएगा जिसके हाथ में पिस्तौल या राइफल होगी, लेकिन ना तो वो खौफनाक शक्ल वाला आदमी था, ना ही उसके हाथ में पिस्तौल या राइफल थी। वो एक हसीन औरत थी। सभी वो मली चेहरा, आंखों में हल्की सी नीलाहट, 5.5 फुट के करीब कद, शरीरा और सड़ूल जिस्म, स्याह लंबे रेशमी बाल जो कमर तक फैले हुए थे। उसके हाथों में ना तो चूड़ियां थी और ना ही जिस्म पर कोई जेवर नजर आ रहा था। सफेद उजली साड़ी जिसके बॉर्डर पर तकरीबन 1 इंच चौड़ी स्याह किनारी थी। मेरे अंदाजे के मुताबिक उसकी उम्र 45 के लगभग रही होगी, लेकिन ये उम्र भी उसके हुस्न पर असरअंदाज नहीं हो सकी थी। उसकी आंखों और चेहरे के तासरात से मुझे ये अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि वो मेरी दुश्मन नहीं हो सकती। पानी, मैं उसकी तरफ देखते हुए कहा, मुझे प्यास लगी है। गिलास टूट गया है तो कोई बात नहीं, तुम इसकी चिंता मत करो, उसने नरम लहजे में कहा। बाहर की तरफ रुक करके कदरे ऊंची आवाज में बोली, राधा, गिलास में जल लेकर आओ। वो फिर मेरी तरफ मुतवज्जो होगी। अब कैसी तबीयत है? उसने मेरी पेशानी पर हाथ रख दिया। तुम्हें तो अब भी ताप चढ़ा हुआ है, मगर घबराओ नहीं, बहुत जल्द अच्छे हो जाओगे। तकरीबन 2 मिनट बाद एक और औरत पानी से भरा हुआ गिलास लेकर कमरे में दाखिल हुई। उसकी उम्र 35 और 40 के दरमियान रही होगी। उसकी रंगत अगरचे कदरे सांवली थी, मगर चेहरे के नुकूश बड़े दिलकश थे। उसकी बाईं कलाई में सोने की 3-4 चूड़ियां थी, कानों में कांटे, गले में सोने की बारीक सी चेन भी थी जिसमें कहीं कहीं स्याह मोती भी नजर आ रहे थे। उसने गुलाबी रंग की सस्ती किस्म की साड़ी पहन रखी थी। माथे पर बिंदिया भी चमक रही थी। वो राधा थी जिसे पहली औरत ने आवाज देकर पानी लाने के लिए कहा था। पहली औरत के बारे में तो मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई थी कि वो बेवा थी। हिंदू बेवा औरतें ना तो जेवर पहनती हैं, ना चूड़ियां और ना ही रंगीन कपड़े। सफेद साड़ी उनका मुकद्दर बनकर रह जाती है, मगर राधा बेवा नहीं थी। उसकी कलाइयों में चूड़ियां भी थी, कानों में कांटे और गले में चेन भी, जिसे मंगलसूत्र कहा जाता है। मंगलसूत्र सिर्फ सुहागन औरतें ही पहनती हैं और उसने गुलाबी साड़ी भी पहन रखी थी। सफेद साड़ी वाली ने गिलास राधा के हाथ से ले लिया और उसे फर्श पर बिखरे हुए गिलास के टुकड़े उठाने को कहकर मेरे ऊपर झुक गई। एक हाथ मेरी गर्दन में डालकर जरा सा ऊपर उठाया और पानी का गिलास मेरे होंठों से लगा दिया। मैंने सिर्फ चंद घूंटी पानी पिया और फिर सर तकिए पर टिका दिया। राधा, वो औरत उसकी तरफ देखते हुए बोली, तुम फौरन शांता के पास चली जाओ। उसे बताओ कि ताप बहुत तेज है। अगर वो खुद आकर देख ले तो अच्छी बात होगी। जी माता जी, राधा ने उठते हुए कहा। उसने सफेद साड़ी वाली को माता जी कहा था। हालांकि इन दोनों की उम्र में चंद साल का ही फर्क था और मेरे ख्याल में माता का लफ्ज उसने एहतरामन इस्तेमाल किया था। राधा के साथ वो औरत भी बाहर चली गई। उसकी वापसी तकरीबन 5 मिनट बाद हुई। वो चारपाई के करीब कुर्सी पर बैठ गई। दरवाजा खुला हुआ था। बाहर भी बिजली की रोशनी थी, जिसका मतलब था कि ये रात का वक्त था और मैं सोच रहा था कि तकरीबन आधी रात के वक्त मैं उस वीरान मंदिर में आया था। ये औरत न जाने किस वक्त मुझे उठाकर यहाँ ले आई थी और पता नहीं कितनी देर बाद मेरी आंख खुली थी, लेकिन अभी रात खत्म नहीं हुई थी। मेरा अंदाजा गलत नहीं तो तुम वही नौजवान हो जिसकी तलाश में नागराज के आदमी अब भी शिकारी कुत्तों की तरह पूरे शहर में तुम्हारी बू सूंघते फिर रहे हैं। उस औरत ने कुर्सी पर कदरे आगे झुकते हुए कहा। उसकी नजरें मेरे चेहरे पर मरकूज थी। तुम कौन हो? ये जगह कौन सी है और मुझे यहाँ कौन लाया है? मैंने जवाब देने की बजाय उससे उल्टा सवाल कर डाला। मेरा नाम अलका है, अलका अग्निहोत्री, उसने जवाब दिया। ये जगह जहाँ तुम इस वक्त मौजूद हो एक छोटा सा आश्रम है और यहाँ मेरे और राधा के अलावा और कोई नहीं है। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगी, आज सुबह सवेरे मैं दुर्गा माता के मंदिर में गई तो तुम्हें वहाँ बेहोश पड़े हुए पाया।
तुम जख्मी थे, मैंने तुम्हें उठाने की कोशिश की मगर कामयाब ना हो सकी, और फिर राधा को यहाँ से बुला ले गई। हम दोनों ने तुम्हें बड़ी मुश्किल से उठाकर यहाँ लाया है। मेरा ख्याल था कि पुलिस को तुम्हारे बारे में इतला दे दी जाए, लेकिन अचानक ही मेरे जहन में ख्याल आया कि तुम वो तो नहीं जिसे नागराज के आदमी तलाश कर रहे हैं। मैं कल रात 9 बजे के करीब बाजार गई थी, तो मुझे पता चल गया था कि एक आदमी नागराज की कैद से फरार हो गया है, जिसे पूरे शहर में तलाश किया जा रहा है। ये ख्याल आते ही मैंने पुलिस को इतला देने का इरादा बदल दिया और राधा को भेजकर डॉक्टर शांता को बुला लिया। वो मेरी काबिले एतमाद दोस्त है। तुमने पुलिस को इतला क्यों नहीं दी या मुझे नागराज के आदमियों के हवाले क्यों नहीं किया? मैंने उसके खामोश होने पर कहा। नागराज? उसके मुंह से गहरा सांस निकल गया। वो इंसान नहीं, दरिंदा है। मौत का दूसरा नाम नागराज है, और मैं जानबूझकर किसी बेगुनाह को मौत के मुंह में धकेल नहीं सकती। मैंने इत्मीनान का सांस लिया। कम अज कम ये तसल्ली हो गई कि मैं यहाँ महफूज था, और अलका अग्निहोत्री मेरी हमदर्द थी, और हमदर्दी की बिना पर भी मुझे बेहोशी की हालत में उठाकर यहाँ ले आई थी। उस वक्त भी तुम्हें तेज बुखार था और तुम्हारा बाजू भी जख्मी था। अलका कह रही थी, डॉक्टर शांता मेरा पैगाम मिलते ही यहाँ पहुंच गई। तुम्हारी हालत खासी तशवीशनाक थी। उसने सबसे पहले तुम्हें एक इंजेक्शन लगाया और जख्म की ड्रेसिंग भी कर दी। शायद तुम्हारे बाजू में रात भर भागता रहा और तकलीफ से तड़पता रहा। जख्म के इलाज के लिए किसी डॉक्टर के पास जाने की हिम्मत नहीं कर सका। मैंने कहा, अब ये बात मेरी समझ में आ गई कि मेरे जिस्म पर लिबास क्यों नहीं था। डॉक्टर शांता अगरचे कुछ दवाएं भी दे गई थी, मगर तुम्हें होश आता तो कोई दवा दी जाती। दोपहर को शांता तुम्हें दोबारा देख कर गई थी। उसने तुम्हें एक और इंजेक्शन दिया था और अब तुम होश में आए हो पूरे 14 घंटे बाद। 14 घंटे? मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा। हाँ, मैं सुबह 6 बजे दुर्गा माता के मंदिर से उठाकर लाई थी और अब रात के 8 बज चुके हैं। अलका ने कहा, इस वक्त भी तुम्हें बहुत तेज बुखार है। बस शांता आती ही होगी, तुम चिंता मत करो, बहुत जल्द अच्छे हो जाओगे। मेरे मुंह से एक बार फिर गहरा सांस निकल गया। मैं समझ रहा था कि वही रात अभी नहीं बीती, लेकिन ये इंकशाफ खासा सनसनीखेज साबित हुआ कि मैं पूरा दिन बेहोश पड़ा रहा था। लेकिन मुझे ये बात नहीं समझ आई थी कि अलका को मुझसे इतनी हमदर्दी क्यों हो गई थी। उसके साथ राधा और तीसरा नाम डॉक्टर शांता का था, वो भी औरत ही थी। अलका से गुफ्तगू के दौरान किसी मर्द का नाम सामने नहीं आया था, जिसका मतलब था कि मैं अभी तक औरतों ही के हत्थे चढ़ा हुआ था। तुम मुसलमान हो और मेरा ख्याल है इस इलाके के रहने वाले भी नहीं हो। अलका ने मेरे चेहरे की तरफ देखा। मैं उछल पड़ा। मेरी पेशानी पर तो नहीं लिखा हुआ था कि मैं मुसलमान हूँ, मगर इसे कैसे पता चला? तुम्हारा ये शुबा दुरुस्त है कि मेरा ताल्लुक इस इलाके से नहीं है, लेकिन तुम्हें ये कैसे पता चला कि मैं मुसलमान हूँ? कोई और जख्म देखने के लिए मैंने और शांता ने तुम्हारे कपड़े उतार कर पूरे जिस्म को चेक किया था। उसने नजरें झुकाए हुए जवाब दिया। इस तरह हमें पता चल गया कि तुम हिंदू नहीं हो, और इस वक्त बात करते हुए तुम्हारा लबो लहजा भी बता रहा है कि तुम इस इलाके के नहीं बल्कि हिंदुस्तान के रहने वाले भी नहीं हो। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बोली, तुम कौन हो और नागराज से तुम्हारी क्या दुश्मनी है? तुम्हारे ये ख्याल दुरुस्त है कि मैं हिंदुस्तान का रहने वाला भी नहीं हूँ, मैंने जवाब दिया। उस पर एतमाद करते हुए मैंने उसे सब कुछ बताने का फैसला कर लिया। मैं पाकिस्तानी हूँ और नागराज के आदमी मुझे पाकिस्तान से अगवा करके लाए थे। मैं चंद लम्हों को खामोश रहा, फिर उसे तफसील से बताने लगा कि रास्ते में किस तरह मैं उनकी कैद से भाग निकला था और किस तरह बेला मुझे धोखे से नागराज के सामने ले गई थी। नागराज बहुत जहरीला आदमी है, अलका ने कहा। कभी कभार उसकी कैद से कोई आदमी भाग निकलता है तो इस तरह तूफान खड़ा होता है। अब तक तो यही देखने में आया है कि उसकी कैद से भागने वाला कोई शख्स जिंदा नहीं बच सका। उसे पनाह देने वालों को भी बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया जाता है। उसके बावजूद तुमने मुझे पनाह दी, मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। लगता है तुम कोई चोट खाई हुई हो, लेकिन क्या तुम्हें इस बात का खौफ नहीं कि नागराज के आदमी को यहाँ मेरी मौजूदगी का पता चल गया तो वो तुम्हें जिंदा भी नहीं छोड़ेंगे? मैं जानती हूँ, अलका ने कहा। हाँ, दिन में मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ मालूम हो चुका है। तुमने आधी रात तक नागराज के आदमियों को पूरे शहर में निजाए रखा। तुम जीन मंदिर भी गए थे और उसके 2 आदमियों ने वहां तक तुम्हारा पीछा किया था। तुम तो वहां से भाग गए, लेकिन उन्हें शुबा था कि पुजारियों ने तुम्हें मंदिर में किसी जगह छुपा रखा है। तुम्हारे पूछने के लिए उन्होंने एक पुजारी पर इस कदर तशद्दुद किया कि वो अपनी जान से हाथ धो बैठा। उन दोनों को बाद में पता चला कि तुम किसी तरह मंदिर से निकल गए थे और उनकी कार लेकर भाग गए थे। वो चंद लम्हे को खामोश हुई, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगी, गुज़िश्ता रात तुमने एक बंगले के सामने जिस औरत की कार छीनी थी वो पुलिस के डीएसपी की बीवी है, और उसके बाद तो पुलिस भी तुम्हारी तलाश में सरगर्म हो गई है। रात भर शहर में हंगामा रहा। कई ऐसे लोगों को पकड़कर बंद कर दिया गया जिन पर तुम्हें पनाह देने का शुबा था। आज भी दिन भर तुम्हारी तलाश जारी रही है। शहर से बाहर जाने वाले तमाम रास्ते ही बंद कर दिए गए हैं। कोई शख्स पुलिस या नागराज के आदमियों की नजर में आए बगैर शहर से बाहर नहीं जा सकता। सुना है नागराज पागल हुआ फिर रहा है। तुम पहले आदमी हो जो अभी तक उसके हाथ नहीं आ सके। उसने तो ये ऐलान भी कर दिया है कि अगर किसी ने तुम्हें पनाह दे रखी है तो तुम्हें पुलिस के हवाले कर दे, बसूरत दीगर उसे भी तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा। और उसके बावजूद तुमने मुझे पनाह दे रखी है, मैंने कहा।
नागराज की धमकी बहुत वादे और वो ऐसी धमकियों पर अमल करने में भी नहीं हिचकिचाता, लेकिन वो खामोश होकर मेरी तरफ देखती रही। फिर बोली, तुमने ठीक कहा था, मैं चोट खाए हुए हूँ। मेरे सीने में इंतकाम की ऐसी आग भड़क रही है जो नागराज के खून के छींटों से ही ठंडी हो सकती है। ओह, मैं चौंक गया। इसका मतलब है कि तुम्हारे साथ कोई बड़ी ट्रेजेडी हुई है। जिस औरत का सुहाग लूट जाए उसके साथ इससे बड़ी ट्रेजेडी और क्या हो सकती है। अलका अग्निहोत्री ने गहरा सांस लेते हुए कहा, मेरा सुहाग उजाड़ने वाला यही जहरीला आदमी है जिसे लोग नागराज कहते हैं। मेरे पति ने मेरी आंखों के सामने दम तोड़ा था और मैंने उसे वचन दिया था कि कातलों से उसकी हत्या का बदला जरूर लूंगी और मैं अपने उस वचन का पालन जरूर करूंगी। मुझे उस वक्त का इंतजार था और मेरा ख्याल है वो वक्त अब आ गया है। तुम्हारे पति की नागराज से क्या दुश्मनी थी? मैंने पूछा। मेरा पति श्यामलाल पुलिस ऑफिसर था, अलका कहने लगी। हम 10 साल पहले जयपुर में थे। उन्हीं दिनों यहाँ माउंट इव्यू में कुछ गड़बड़ शुरू हो गई। मरकजी हुकूमत को कुछ पुरस्कार सरगर्मियों की इतला मिल रही थी। हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई आदमी पुरस्कार तौर पर हलाक हो जाता। यूं तो ऐसी वारदातें पूरे शहर में हो रही थी, मगर ज्यादा लाशें नाकी झील के आसपास मिल रही थी। ये बहुत खूबसूरत झील है, उस इलाके की सबसे बड़ी तफरीह गाह। तुमने देखा होगा कि माउंट एव्यू शहर में बहुत खूबसूरत है। पुरफिजा तफरीही मुकाम होने के अलावा यहाँ कुछ कदीम तारीखी इमारतें भी हैं जिन्हें देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। लेकिन उन पुरस्कार वारदातों की वजह से ये शहर वीरान होने लगा। लोग उधर का रुख करने से घबराने लगे। मुकामी पुलिस उन पुरस्कार लोगों का सुराग लगाने में नाकाम हो गई जो ऐसी वारदातें करके खौफ व इराज फैला रहे थे। मुजरिमों का सुराग लगाने के लिए जयपुर से चंद पुलिस अफसरों को यहाँ भेज दिया गया। उनमें मेरा पति भी शामिल था। उन पुलिस अफसरों के आने से पुरस्कार वारदातों का सिलसिला कुछ अरसे के लिए रुक गया, लेकिन उन पुरस्कार लोगों के खिलाफ तहकीकात का सिलसिला जारी रहा। उन्हीं दिनों नागराज सर उभार रहा था। शुरू में यह बदहाल साधु की तरह आदिनाथ मंदिर के सामने बैठा अपने जंतर मंतर के छोटे छोटे शोभे दिखाकर भीख मांगा करता था। उसके गले में हर वक्त 1-2 सांप लटके रहते थे। हिंदुस्तान के साधु, जोगी, पंडित तरह तरह के शोभे दिखाकर लोगों को मुतासिर करते और अपनी जोलियां भरते रहते हैं। नागराज भी ऐसा ही साधु था। मेरा पति एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर था। वो ऐसे लोगों पर भी निगाह रखता था जो बज़ाहिर कुछ नहीं होते मगर अंदर से बहुत कुछ होते हैं। उसे नागराज पर भी शुबा हुआ, इसलिए उसने नागराज की भी निगरानी शुरू करा दी। नागराज इसी दौरान फुटपाथ से उठकर आदिनाथ मंदिर के अंदर पुजारियों के मंदिर में पहुंच चुका था। वह उसने अपना एक रंग बना लिया। उन्हीं दिनों मंदिर का एक पुजारी पुरस्कार तौर पर हलाक हो गया। उसकी लाश नाकी झील के करीब पहाड़ियों में पाई गई। उसे जहर देकर हलाक किया गया था। मुरलीधर नाम का वो पुजारी नागराज की सरगर्मियों के खिलाफ था, इसलिए शुबा था कि उसकी मौत में नागराज का हाथ हो सकता है। मेरे पति उस केस की तहकीकात कर रहे थे। इन्होंने नागराज को शुबे में गिरफ्तार कर लिया। नागराज ने मेरे शोर को धमकियां दी कि वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा, और फिर वही हुआ जो होता आया है। जयपुर के एक अफसर आला के हुक्म पर नागराज को उस रात छोड़ दिया गया, और फिर उसके 2 महीने बाद आदिनाथ मंदिर का पुरोहित भी पुरस्कार तौर पर हलाक हो गया। उसकी लाश नाकी झील में तैरती हुई कश्ती पर पाई गई थी। लाश बनाना थी और जिस्म पर इतने जख्म थे कि उन्हें गिनना मुश्किल हो गया। अलबत्ता चेहरे पर एक खराश तक नहीं थी। चेहरा शायद इसलिए सलामत छोड़ दिया गया था कि उसे आसानी से शनाख्त कर लिया जाए। साधु की उस पुरस्कार मौत के फौरन बाद नागराज ने अपने चेलों की मदद से आदिनाथ मंदिर के सिंहासन पर कब्जा कर लिया और साधु बन बैठा। पुराने जमाने में जिस तरह राजवाड़े में एक दूसरे की रियासतों पर कब्जा करने के लिए हमलावर होते थे, उसी तरह मंदिरों पर कब्जा करने की रीत भी बहुत पुरानी है। बड़े बड़े मंदिर न सिर्फ आमदनी और अय्याशी के बड़े बड़े अड्डे हैं, बल्कि ये साजिशों के गढ़ भी हैं। आदिनाथ मंदिर तो बहुत कदीम और बहुत पुराना है। ये मंदिर पहले जीन गरवादी नाथ की यादगार के तौर पर तामीर हुआ था। उसकी तामीर में सफेद मार्बल इस्तेमाल किया गया था। उसे काशीकारी और फने तामीर का एक बेहतरीन शायकार समझा जाता है। उस मंदिर की आमदनी भी बेहिसाब है। मेरे पति को शुबा था कि आदिनाथ मंदिर के पुरोहित के पुरस्कार कत्ल में नागराज का हाथ है। उसे यह भी शुबा था कि नागराज कुछ और पुरस्कार सरगर्मियों में भी मसरूफ है। श्यामलाल ने उस रात मंदिर पर छापा मारकर नागराज और उसके चंद आदमियों को गिरफ्तार कर लिया। उसमें पुलिस को पुजारियों की तरफ से कुछ मुजाहमत का सामना करना पड़ा था। नागराज के कमरे खास की तलाशी के दौरान कुछ ऐसी चीजें भी मिली थी जिनसे एक तरफ ये साबित होता था कि वो वाकई किसी पुरस्कार सरगर्मियों में मुलव्वस है, तो दूसरी तरफ ये सनसनीखेज इंकिशाफ भी हुआ था कि नागराज बहुत दूर तक हाथ पैर फैला चुका है। उसकी रसाई हुकूमत के ईवानों तक हो चुकी है। मेरा पति जानता था कि इस बार नागराज की रिहाई के लिए ऊपर से कोई आर्डर आ जाएगा, इसलिए वो ऐसे किसी हुक्म से पहले ही नागराज से कुछ उगलवा लेना चाहता था। उस मकसद के लिए उसे तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। नागराज की गिरफ्तारी की खबर रात ही रात जयपुर और दिल्ली पहुंच चुकी थी। सुबह की रोशनी फैलने से पहले ही दिल्ली से हिंद सरकार के एक बहुत बड़े अफीसर
और जयपुर से राजस्थान का चीफ मिनिस्टर हेलीकॉप्टर के जरिए यहाँ पहुंच गए। और फिर 1 घंटे बाद ना सिर्फ नागराज हवालात से बाहर था, बल्कि मेरे पति श्यामलाल को भी इख्तियारात से तजावुज करने और पुरअमन और कानून पसंद शहरियों के खिलाफ गैर कानूनी हथकंडे इस्तेमाल करने के इल्जाम में पुलिस की मुलाजमत से निकाल दिया गया। उस जिल्लत के बाद मेरे पति ने माउंट ईव्यू में रहने का फैसला किया था। उसने ये अहद कर लिया था कि नागराज की असलियत को बेनकाब करके ही रहेगा। उसके साथ ही उन नेताओं और सरकारी अफसरों को भी नंगा कर देगा जो उसकी पुरस्कार सरगर्मियों में शरीक थे। श्यामलाल ने बड़ी मेहनत से नागराज के खिलाफ कुछ ऐसी मालूमात हासिल की थी जिनका इंकिशाफ उस इलाके के पुरअमन लोगों के लिए बम धमाके से कम ना होता। श्यामलाल मजीद आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन एक रात मुझे इतला मिली कि मेरा पति हॉस्पिटल में पड़ा है। मैं श्यामलाल को देखकर कांप उठी। उसका जिस्म जख्मों से चूर था। इतने जख्म थे कि उन्हें गिनना मुमकिन नहीं था। चेहरे पर एक मामूली सी खराश भी नहीं थी। वहां पर मौजूद एक डॉक्टर ने बताया कि 6 आदमी उसे हॉस्पिटल छोड़ गए थे। श्यामलाल उन्हें इसी हालत में एक सड़क पर पड़ा हुआ मिला था। शायद मेरे इंतजार में श्यामलाल की कुछ सांसें अटकी हुई थी। उसमें बोलने या जिस्म के किसी हिस्से को हरकत देने की ताकत नहीं थी। वो वीरान सी नजरों से मेरी तरफ देखता रहा था। मैंने वचन दिया था कि जिसने उसकी ये हालत की है उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उसने मेरी आगोश में दम तोड़ दिया। मैं समझ गई थी कि श्यामलाल का कातिल कौन है। आदिनाथ मंदिर के प्रोत की लाश भी उसी हालत में मिली थी। अपने पति की मौत पर मैंने कोई हंगामा नहीं किया, शोर नहीं मचाया, और शायद इसलिए आज तक नागराज जैसे दरिंदे की नजरों से बची हुई हूँ। मैं अपने पति के कातिल से इंतकाम लेना चाहती थी, इसलिए मैंने भी यहाँ से वापस जाने का ख्याल जहन से निकाल दिया। मेरे पास रुपए पैसे की कमी नहीं थी। मैंने दुर्गाता की इस वीरान खंडर के करीब ये जमीन खरीद कर छोटा सा आश्रम बना लिया। जयपुर के चीफ मिनिस्टर ने मुझे माली मदद की पेशकश की थी, जिसे मैंने कबूल नहीं किया था। अलबत्ता उदयपुर की मीराबाई नामी एक नेक दिल औरत ने इस आश्रम के लिए माली इमदाद की पेशकश की तो मैं इनकार ना कर सकी। मैंने ये आश्रम उसी के नाम से कर दिया। मीराबाई का ताल्लुक ठाकुर खानदान से है। वो जागीरदार विधवा औरत है। साल में 1 मरतबा चंद रोज के लिए यहाँ आती है। यहाँ उसने शानदार महल नुमा बंगला बनवा रखा है। उसकी तरफ से मुझे आश्रम के लिए 2 लाख रुपए सालाना मिलते हैं, लेकिन इतने खराजात नहीं हैं। पहले तो यहाँ बहुत सारी विधवा और बेसहारा औरतें रहती थी, लेकिन फिर उनकी तादाद कम होती चली गई। पुलिस यहाँ आने वाली औरतों को धमकाती है और मैं जानती हूँ कि ये सब कुछ किसके इशारे पर हो रहा है। उनका ख्याल है कि यहाँ आने वाली औरतों को नागराज या हुकूमत के खिलाफ भड़काऊंगी, लेकिन मैंने आज तक ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जिससे नागराज के आदमियों या पुलिस को मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई करने का मौका मिल सके। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मैंने अपने पति की मौत या उसकी आत्मा से किए हुए वचन को भूल चुकी हूँ। मेरा सीना तो आज भी इंतकाम की आग से सुलग रहा है और मैं इंतकाम लिए बगैर इस दुनिया से नहीं जाऊंगी। अभी तो तुमने कहा था कि तुम्हारा इंतकाम लेने का वक्त आ गया है, और इसका मतलब क्या है? मैंने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। मेरी मदद करके तुम ये तो नहीं समझ रही कि तुम मेरे जरिए से नागराज से अपना इंतकाम लोगी? मैं तवील अरसे से खामोश नहीं बैठी। अलका अग्नि कहने लगी, मैं अंदर ही अंदर काम कर रही हूँ और मैं नागराज के बारे में बहुत कुछ मालूम कर चुकी हूँ। मेरे साथ 6 हमदर्द और मुखलिस लोग भी शामिल हैं जो किसी न किसी तरह नागराज के डसे हुए हैं। इसमें शुबा नहीं कि तुम्हें देखकर, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे कुछ उम्मीद हुई है कि तुम पहले शख्स हो जो फरार होने के बाद अब तक नागराज से बचे हुए हो। अब तक कोई भी शख्स फरार होने के बाद चंद घंटों से ज्यादा जिंदा नहीं रह सका, और जब तुम्हें नागराज की असलियत मालूम होगी तो शायद तुम खुद ही मेरा साथ देने पर आमादा हो जाओगे। नागराज यहाँ पाकिस्तानी नौजवानों को दहशत गर्दी की तरबियत दे रहा है। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा। ओह, उसकी आंखों में चमक सी उभर आई। तो तुम जानते हो? ज्यादा नहीं, सिर्फ इतना ही सुना है, मैंने जवाब दिया। वो नौजवानों को दहशत गर्दी की तरबियत नहीं दे रहा, इंसानी बम तैयार कर रहा है। अलका ने कहा, तुम पाकिस्तानी हो, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि यहाँ से भेजे गए इंसानी बमों ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों खुसूसन कराची में क्या तबाही फैला रखी है। सुना है उरूसुल बिलाद कहलाने वाला वो शहर अब शाम का अंधेरा फैलने से पहले ही वीरान हो जाता है। नागराज महज साधु नहीं, वो राह का नायत खतरनाक आदमी है जो कई साल पहले इस मकसद के लिए यहाँ भेजा गया था। उसने मंसूबे के तहत बड़ी चालाकी से यहाँ कदम जमाए और नाकी झील की पहाड़ियों के पीछे तकरीबकारी और दहशत गर्दी की तरबियत देने का कैंप तैयार किया। उस कैंप में सिर्फ गोलियां चलाना ही नहीं सिखाई जाती, बल्कि बड़े साइंटिफिक तरीकों से काम लिया जाता है। यहाँ ब्रेन वॉशिंग के रूसी माहिरीन के अलावा इसराइली इंटेलिजेंस मोसाद के माहिरीन भी मौजूद हैं, जो जदीद तरीन टेक्निक्स के जरिए दहशत गर्दी की तरबियत देते हैं। बाद नौजवान जो दौलत के लालच में अपनी खुशी से राह के एजेंटों की तरफ से पाकिस्तान से यहाँ आ तो जाते हैं, लेकिन यहाँ सब कुछ देख कर पछताते हैं। उनके जमीर में जिंदगी की कुछ रमक बाकी होती है। वो यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन चंद घंटों के अंदर अंदर ही मारे जाते हैं। और तुम इस लिहाज से खुशकिस्मत हो कि अब तक जिंदा बचे हुए हो और मेरे पास आ गए हो।
तुम जिस तरह अब तक उनसे बचे हुए हो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि तुम ज़हीन भी हो और बहादुर भी, और तुम्हारा ज़मीर भी जिंदा है। तुम अगर चाहो तो यहाँ रहकर अपने वतन की सलामती के लिए बहुत कुछ कर सकते हो। वो किस तरह? मैंने पूछा। मैं तुम्हें बताऊंगी, अलका ने कहा। मेरे पास बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो तुम्हारे हुक्मरानों और नेताओं की भी आंखें खोल देंगी। मगर तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो? मैंने उसे घूरा। तुम हिंदू हो, हिंदुस्तानी हो, तुम्हें तो अपने वतन का मफाद अजीज होना चाहिए। मुझे अपने देश का मफाद सबसे ज्यादा अजीज है। मेरे पति ने भी इसके लिए जान दे दी। अलका ने कहा, आम हिंदुस्तानी पुरअमन और पुरसुकून हालात में जिंदगी गुजारना चाहता है। उसे सिर्फ 2 वक्त की रोटी चाहिए। वो जियो और जीने दो के उसूल के कायल है। मगर नेताओं और हुक्मरानों ने अपनी सियासत चमकाने के लिए गरीब आवाम को खौफ व हिरास में मुब्तला कर रखा है। कोई भी पड़ोसी मुल्क से छेड़छाड़ या जंग नहीं चाहता, क्योंकि वो जानते हैं जंग होगी तो नुकसान उन्हीं का होगा। नेताओं का कुछ नहीं बिगड़ेगा। वो पहले से ज्यादा दौलत जमा कर लेंगे और पहले से ज्यादा अय्याशी की जिंदगी गुजारेंगे। ये तो हुक्मरान ही हैं जो ऐसी होलनाक साजिशें करते रहते हैं। आने वाला हर हुक्मरान अपना इक़्तिदार कायम करने के लिए नई नई चालें चलता है। सीधे साधे आवाम को दबाव में रखने के लिए पाकिस्तान कार्ड हर भारतीय हुक्मरान इस्तेमाल करता है। मैं अपने देश के खिलाफ नहीं हूँ, उसकी सलामती के लिए जान भी दे सकती हूँ, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि हमारे बाल जुनूनी हुक्मरान बेगुनाहों के खून से होली खेलें। अवाम तो मासूम होते हैं, बेगुनाह होते हैं। वो चाहे किसी भी मुल्क के हों, उनके खून से होली क्यों खेली जाए? क्या बिगाड़ा है उन बेगुनाहों ने हमारा? यहाँ के लोग इस हकीकत से बेखबर हैं कि इन पहाड़ियों को आतिशफियां बना दिया गया है जो किसी भी वक्त फट सकता है। यहाँ बाद ऐसे नौजवान भी आ जाते हैं जो हकीकत जानने के बाद अपना इरादा बदल देते हैं और भागने की कोशिश में मारे जाते हैं। लेकिन अगर ऐसे ही कोई नौजवान राह फरार इख्तियार करने की बजाय दूसरे नौजवानों के जमीर को झुंझोड़ कर अपना हमनवा बनाने की कोशिश करे तो उसे मायूसी नहीं होगी। कैंप में मौजूद जदीद तरीन असले से लैस सैकड़ों नौजवान बगावत कर दें तो इस खूबसूरत शहर को चंद घंटों में राख का ढेर बना दें। सैकड़ों लोग मारे जाएं। मैं इस नुक्ते नजर से भी दहशतगर्दी के उस मंसूबे की मुखालिफ हूँ। तुम अगर चाहो तो मेरी मदद कर सकते हो। हम अकेले नहीं होंगे, 6 और लोग भी हमारा साथ देंगे। मैं यहाँ से निकलने में भी तुम्हारी मदद करूंगी और जब तुम वापस जाओगे तो तुम्हारे पास इतना मवाद होगा कि तुम ना सिर्फ अपनी हुकूमत का दहशतगर्दी के सबूत फराहम कर सकोगे बल्कि राह के उन एजेंटों के ठिकानों की निशानदेही भी कर सकोगे जो कराची और पाकिस्तान के दूसरे शहरों में दहशतगर्दों की सरगर्मियों की निगरानी कर रहे हैं। और वो बात पूरी नहीं कर पाई थी कि बाहर की घंटी की आवाज सुनकर खामोश हो गई। शायद राधा और डॉक्टर शांता आ गई थी। अलका कुर्सी से उठते हुए बोली, राधा के जाने के बाद मैंने बाहर वाला दरवाजा बंद कर दिया। मैं देखती हूँ। वो कमरे से बाहर चली गई। उसने दरवाजा भीड़ दिया और फिर एक लम्हे को मेरे दिल में ये ख्याल भी आया कि अगर इसने डॉक्टर शांता की बजाय पुलिस को बुलाया हो तो मैं क्या कर सकूंगा। लेकिन ये ख्याल मेरे ज़हन से निकल गया। मैं 14 घंटे इस कमरे में बेहोश पड़ा था। वो किसी भी वक्त मुझे पुलिस के हवाले कर सकती थी, लेकिन अगर उसने ऐसा करना होता तो उस वीरान मंदिर से उठाने के बाद मुझे आरामदेह बिस्तर पर क्यों लिटाया जाता? मेरे जख्म पर मरहम पट्टी क्यों की जाती? बाहर हल्के कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। फिर दरवाजा खुला और अलका एक औरत के साथ कमरे में दाखिल हुई। वो दराज गामत दुबली पतली सी औरत थी। उम्र 40 के लगभग रही होगी। रंगत किसी कदर सांवली और चेहरे के नुकूश वाजिबी से थे। वो डॉक्टर शांता थी। हेलो। वो मुस्कुराते हुए कुर्सी पर बैठ गई। कंधे पर लटका हुआ पर्स चारपाई पर रख दिया। पहले मेरी पेशानी को छू कर देखा, फिर बैग में से थर्मामीटर निकाल कर उसे 1-2 मरतबा झटके देने के बाद मेरे मुंह में ठोंस दिया और मेरी कलाई पकड़ दी। उसकी नजरें अपनी कलाई पर बंधी हुई घड़ी पर मरकूज थी। 1 मिनट बाद उसने मेरी कलाई छोड़ दी और थर्मामीटर देखते हुए बोली, राधा ने तो मुझे डरा ही दिया था। वो अलका की तरफ देखते हुए बोली, ताप 102 है, घबराने की कोई बात नहीं। जो दवाएं मैं सुबह दे गई थी अब उनका इस्तेमाल शुरू कर दो। मैं एक और दवा दे रही हूँ, साथ साथ ये भी इस्तेमाल करती रहो। आज रात कम से कम 2 मरतबा ये दवाएं इसके पेट में जरूर जानी चाहिए। रात का अभी तक इसने कुछ खाया भी है या नहीं? अभी तक तो कुछ नहीं खाया। मैंने राधा से कहा था कि डबल रोटी लेती आए। अलका ने जवाब दिया, इस वक्त चाय के साथ डबल रोटी खिला दो, दवा उसके बाद देना, शांता ने कहा। उसी लम्हे राधा अंदर दाखिल हुई। अलका ने उसे चाय बनाने को कहा और खुद भी उसके साथ बाहर चली गई। डॉक्टर शांता मुझसे बातें करने लगी। वो बहुत खुश मिजाज और बातूनी औरत थी। बज़ाहिर तो वो मेरी कैफियत दरियाफ्त कर रही थी, लेकिन मुझे बोलने का मौका कम ही मिल रहा था और वो खुद ही बोले चली जा रही थी। वो मेरी तबीयत दरियाफ्त करती रही, लेकिन मेरे बारे में और कुछ नहीं पूछा कि मैं कौन हूँ और मुझे गोली कैसे लगी थी। 10-15 मिनट बाद अलका और राधा कमरे में दाखिल हुई। राधा ने ट्रे उठा रखी थी जिसमें 3 कप चाय के अलावा एक प्लेट में डबल रोटी के स्लाइस भी रखे हुए थे। उसने ट्रे मेज पर रख दी। उसने मुझे सारा देकर उठाया। डबल रोटी वाली प्लेट मेरे सामने रखकर चाय का कप मेरे हाथ में थमा दिया। उसने एक कप शांता को दिया और तीसरा कप खुद लेकर बैठ गई।
तुमने अपने लिए चाय नहीं बनाई राधा? उसने राधा की तरफ देखते हुए कहा। बनाई है माता जी, राधा ने जवाब दिया। रसोई में रखी हुई है, काम कर रही हूँ, वहीं बैठकर पी लूंगी। राधा बाहर चली गई और अलका चाय की चुस्कियां लेते हुए शांता को मेरे बारे में बताने लगी। शांता बड़ी तवज्जो से हमारी बातें सुन रही थी। वो बार बार मेरी तरफ भी देखती जा रही थी। तकरीबन 1 घंटे बाद शांता चली गई। शांता के बाद सुबह दवा भी खिला दी गई और शायद ये किसी दवा का असर था कि मेरे जहन पर गुनूदगी सी तारी होने लगी। तुम आराम करो, मैं कुछ काम निपटा लूं, अलका कहते हुए उठकर बाहर चली गई। नींद में भी बेचैनी सी रही। मुझे यूं लगा जैसे मुझे कंधे से पकड़कर झुंझोड़ दिया गया हो। मैंने हड़बड़ाकर आंखें खोल दी। अलका मेरे ऊपर झुकी हुई थी और उसकी सुरगोशियाना आवाज मेरी समाज से टकरा रही थी। नाजी, नाजी, उठो, जल्दी करो।